नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा सेशन बेस्ड है वो जनसंख्या और नगरीकरण पे टोटल। देखिए लास्ट ईयर के जो यूपी पीसीएस में जितने भी प्रश्न आए हैं, अब वो चाहे आर ओ ए आर ओ में हो या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में हो या कोई जो और परीक्षा यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है, तो उससे रिलेटेड जनसंख्या और नगरीकरण के जो सारे प्रश्न हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, इसमें जनसंख्या से पहले रिलेटेड पूरा है और यूपी मतलब यूपी स्पेशल का जो प्रश्न है वो तो है ही है इसमें। उसके बाद फिर नगरीकरण के कुछ प्रश्न हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड लेवल का जो पॉपुलर डेटा है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप की गई हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए इसके बारे में अगर ये कहा जाए कि आपको इसका सिर्फ रट्टा मारना है तो बिल्कुल रट्टा ही मारना है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम उनको डिक्लेयर करता रहूँगा या डिफाइन करता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, और दूसरों को भी शेयर करिएगा अगर आपको लगे कि ये शेयर करने लायक डेटा है तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में जनगणना का नियमित कार्य सर्वप्रथम किया गया, तो वो किया गया वर्ष 1881 में। ठीक है, अगर आपने हमारे जो प्रीवियस हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक हमने बनाया है अनसॉल्व का पूरा डिटेल, लगभग 15-16 वीडियो के आसपास उसमें अपलोड है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो देखा है आपने तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि 1881 और 1881 में कौन सा जो वायसराय था वो कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, वो सारी चीज़ें। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से वो पूरे वीडियो आप एक बार देख लीजिए, तो सारी चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी कवर अप हो जाएंगी, कैसे कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को कैसे समझना है। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई कब? वो हुई 1872 में। ठीक है, यानी देखिए जो 1872 में शुरू हुई ये मतलब बस एक छोटे लेवल पे थी, एक प्रयोग आप कह सकते हैं, लेकिन 1881 में जो शुरू हुई ये नियमित हो गई, फिर 1891 में, फिर उसके बाद फिर 1901 में, फिर 1911 और फिर आता है 1921 का वर्ष, जिसको कि हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अभी आगे उससे प्रश्न मिलेगा। और यूपी पीसीएस क्या जो भी आयोग है ये 1921 के बारे में पूछा तो हमेशा ही जाता है, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है कि जिसमें ये सब ना आया हो कि 1921 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल अभी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, जैसे टाइम टू टाइम हमें प्रश्न मिलते रहेंगे। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, तो वो हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब लॉर्ड मेयो का कार्यकाल क्या था? अगर आपने वीडियो हमारे देखे हैं या आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल क्या था। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो कहाँ पे सबसे कम है? तो वो जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है उत्तर प्रदेश में। अब हम सारे का देख लेते हैं एक बार। तो बिहार में कितना है? तो वो है 1106 सबसे ज़्यादा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में 1028 है। और उसके बाद जो केरल की अगर हम बात करें तो वो है 860, और यूपी की अगर हम बात करें तो वो है 829। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 का एक क्रोनोलॉजी है, इसको आप याद रखिएगा, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य हैं। तो अधिकतम का तो आपने देखा 1106, और न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है कितना? वो है 17। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद वर्ष 2011 जनसंख्या के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे कम है। और इसका जो डेटा है वो भी याद रखिएगा, 17। इसके बाद भारत में प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम है, तो ऊपर हमने देखा ही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसको आपको रटना ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिहार में 1106 है तो क्यों है, इसका कारण तो है, मतलब क्यों है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि प्रश्न आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। बिहार में पूछा हो सकता है, पूछा जाए कि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, या उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। इसके बाद जनसंख्या 2011, ओ सॉरी, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात में, ओ सॉरी, आरोही क्रम है, तो गुजरात में 308, कर्नाटक में 319, असम में 398, और उसके बाद फिर हरियाणा में ये 573 होगा, हाँ 573। तो ये जो एक क्रम है इसको आप याद करिएगा और इसको नोट भी करिएगा। जिनको याद करने में समस्या हो रही है
तो आप उनको पेन पेपर साथ में रखिए, वीडियो देखते रहिए, आप इनको नोट करते रहिए कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे आ रही हैं। देखिए पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप एक बार दो बार पढ़ोगे। जब तक इन सारे डेटा को आप एक जगह एक बार राइट नहीं करोगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी राइटिंग में, तब तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सही से नहीं आ पाएंगी। ठीक है, बाकी आप दो बार चार बार पांच बार पढ़ते भी रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बाद में एग्जामिनेशन में जाके कन्फ्यूजन एक क्रिएट होगा, क्योंकि वो जो एक लैक ऑफ डेटा का प्रॉब्लम होगा ना, वो दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पेन पेपर साथ रखिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें नोट करने लायक हैं या ये कंफ्यूज कर सकती हैं आगे एग्जामिनेशन में, उनको प्लीज़ नोट करिए और उनका रिवीजन टाइम टू टाइम विद इन वीक करते रहिए। इसके बाद भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में जन घनत्व सबसे सर्वाधिक है वो है गाजियाबाद। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है, तो वो 2.21% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वो है 73%। और साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है किस पे, तो वो वुमेन लिटरेसी पे, यानी महिला साक्षरता पे। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किया है किसने, तो वो केरल ने। और केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है, तो वो है वर्धमान। वर्धमान कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद औरैया, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद में से वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कहाँ की है, तो वो औरैया की सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम केंद्र शासित प्रदेशों में है कौन सा, तो वो है 29वां, किसमें, लिटरेसी में। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, तो मेघालय राज्य का जो है वो न्यूनतम अंतर है। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले चार राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है, सॉरी, चार राज्य कौन कौन से हैं, तो मेघालय है, मिजोरम है, केरल है और नागालैंड है। जनगणना 2011 के अनुसार केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है कहाँ पे, तो वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले का सही अवरोही क्रम है कौन सा, तो पहला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है कौन सा, तो वो है गौतम बुद्ध नगर, और वहां की साक्षरता है 80.1%। इसके बाद 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो वो है श्रावस्ती, 34.8%। पुरुष के मामले में भी सबसे कम है और महिला के भी मामले में सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सही है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, पुरुष महिला दोनों में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया, तो देवरिया नहीं है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, ये सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर क्या है, तो वो कानपुर है। तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हुआ, 1 और 3, यानी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती और न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर। पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों का उनके जन घनत्व का आरोही क्रम है क्या, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पंजाब। ठीक है, तो ये इनका क्या है, ये आरोही क्रम है। अब इसमें देख लेते हैं कि उड़ीसा का जन घनत्व कितना है, तो वो है 270। आंध्र प्रदेश का कितना है, तो 308 है। त्रिपुरा का कितना है, तो 350 है। और पंजाब का कितना है, तो 551 है। देखिए जो प्रश्न एग्जामिनेशन में आए कम से कम उनका तो याद रखिए बिल्कुल, क्योंकि वो आ भी सकते हैं। इसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है कहाँ पे, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहाँ पे आबादी का घनत्व सबसे कम है, कितना, 46। तो ये आप याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व क्या है, सबसे कम है, कितना है, 46। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक राज्य में से वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कहाँ का, तो वो है राजस्थान का। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200। इसके बाद फिर दो कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। इसका अभिकथन क्या है, तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक नहीं होगा तो पर्यावरण बचेगा ही नहीं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनसंख्या एकदम मतलब बढ़ती रहे और पर्यावरण में संतुलन भी बना रहे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित हैं, क्या क्या है इनको आप नोट करके रखिएगा।
उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया एडविन केनन। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी जॉर्ज ने दिया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो वो थॉमसन ने दिया। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया? तो वो माल्थस ने दिया। इसके बाद फिर तीन कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें कौन से सही हैं। तो पहला कथन है इसमें, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में किया गया। बिल्कुल सही, ऊपर हमने देखा है। सन 1881 की दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। बिल्कुल सही है। और 1900 से लेकर 1960 के बीच 60 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10.84% से बढ़कर कितना हो गया? वो 17.97% हो गई। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50%। इसके बाद टी माल्थस ने द माल्यूसियन थियरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो संबंधित है किससे? तो वो है पॉपुलेशन से संबंधित। जनसांख्यिकीय लाभांश है, तो ये 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोग, जिसको कि हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और 0 से लेके 14 साल तक और 60 साल से ऊपर जो पॉपुलेशन है उनको हम कहते हैं ये निर्भर लोग हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो निर्भर लोग हैं। और बाकी 15 से लेके 59 साल या 60 साल जो भी है, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है। इसके बाद देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS के अंतर्गत जन्म तथा मृत्यु की घटना को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। कितने दिनों के भीतर? 21 दिनों के अंदर ये कराना जरूरी है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी 21 दिन के अंदर अंदर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता क्या? तो वो HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि परिणाम है किसका? तो अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी है। जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? तो वो है जन्म नियंत्रण। के बाद इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जो कि सत्य कथन दिए गए हैं। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 के बीच में बढ़ा है। और भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट यूएनडेसा के अनुसार वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है? तो वो विश्व की जनसंख्या का कुल 55% के आसपास है जो कि शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। और भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित एजेंसी कौन सी है? तो वो है नेफेड और MMTC तथा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है कहाँ का? तो वो है हरियाणा का। और आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। और SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है तो वो 2%, यानी TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। और इसके बाद SRS बुलेटिन मई 2022 के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा कर्नाटक में से मृत्यु दर न्यूनतम थी कहाँ की? तो वो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों की मृत्यु दर न्यूनतम थी, प्रत्येक में 5.5%। ठीक है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम तथा मध्य प्रदेश राज्यों में से साक्षरता सर्वाधिक थी कहाँ पे? तो वो मणिपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर तथा नगरीकरण की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है मिजोरम। इसके बाद इसमें कथन और कारण के प्रश्न हैं। तो भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन अधिक है और इसका कारण है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवजन मुख्यतः महिला प्रवजन है। तो ए यहाँ पे असत्य है लेकिन आर सत्य है। महिला प्रवजन इसलिए क्योंकि मैरिज की वजह से एक गांव से दूसरे गांव होता है। फिर एक कथन और कारण का ये प्रश्न दिया गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। भारत एक नगरीय जनाधिक वाले देश का उदाहरण है। इसका कारण दिया गया है कि भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो यहाँ पे ए गलत है। नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ की नगरीय जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या है वो लगभग 31% के आसपास है, तो ये तो नहीं होगा। तो ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 42.61%। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल का नगरीकरण अवरोही क्रम निम्न। महाराष्ट्र में 45.2%, गुजरात में 42.6%, आंध्र प्रदेश में 33.4% तथा पश्चिम बंगाल में 31.9%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो कहाँ की है? वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो वो है 53। बिल्कुल याद रखिएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा पुडुचेरी में से सबसे कम नगरीकृत है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे कम नगरीकृत है। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? तो अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित गतिशीलता। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में से जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है कहाँ पे? तो हमने ऊपर डिस्कस किया है, बिहार का है 1106। और इसके बाद भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो वो 918 है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो वो है प्रथम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो 31.1%। बिल्कुल। जनगणना 2011 के अनुसार कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है कौन? तमिलनाडु। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के इन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। कहाँ कहाँ पे? तो वो पौड़ी गढ़वाल में तथा अल्मोड़ा में। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है कहाँ पे? तो वो है दमन दीव में 618। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो दादरा और नगर हवेली 76.2%, ये न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो 64.6%। 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया किसके लिए? तो वो उसका नाम है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनका क्रम पूछा गया है कि क्या क्रम है। तो पहला स्टेटमेंट है उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से और उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। ये इनकी एक क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है मैं पढ़ देता हूँ। आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम है, तो वो है 1, 3 और 2। क्या क्या है? एक है पहले यानी उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, उसके बाद फिर आएगा तीसरा यानी उच्च जन्म दर से निम्न मृत्यु दर और उसके बाद फिर निम्न जन्म दर से निम्न मृत्यु दर, यानी 1, 3 और 2। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं क्या? तो वो कहते हैं जननांकीय संक्रमण। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है क्या? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। इसके बाद वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गुजर रही है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? तो वो है मृत्यु दर में कमी, बाकी जन्म दर घट रही है। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वो ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात तथा ग्रामीण शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। कौन सा? तो वो रहन सहन का स्तर जो है ये जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है तो औद्योगिक क्षेत्रों में। जाहिर सी बात है, एक कोई इंडस्ट्री लगी है तो उसके अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें वर्किंग काम करने वाले, उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे छोटे छोटे और भी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों को अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण हैं। तो वो कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है इसमें लड़कों के लिए इच्छा और शिशु मृत्यु दर की ऊंची दर, समझदारी में कमी और अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां आदि। तो ये सारे कारण हैं उसके। इसके बाद जनसंख्या के संदर्भ में सही सुमेलित हैं ये। तो 1901 से 1921 के बीच में मंद वृद्धि हुई, 1901 से लेकर 1951 के बीच में स्थायी वृद्धि हुई और 1951 से 1981 के बीच में द्रुतगामी वृद्धि हुई और 1981 से लेकर 2001 में कम होने के निश्चित लक्षणों के सहित वृद्धि हुई। तो ये
आप काल जो है इसका याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम किसका है? तो वो जो 100 से कम है वो है मिजोरम का। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें कि किसका किसका कितना है, तो देखिए नागालैंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 119, और मेघालय का जो है वो है 132, इसको नोट कर लीजिएगा। मिजोरम का जो है वो है 52, और मणिपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 128। ठीक है, तो 100 से कम कौन आया? मिजोरम ही आया। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि से रिलेटेड एक प्रश्न दिया गया है। 1971 से 1981 24.66%, 1981 से 1991 23.87%, 1991 से 2001 21.54%, और 2001 से लेकर 2011 ये 17.7%। बिल्कुल इसको नोट करके लिख लिख के रख लीजिएगा और एक बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि थी कितनी? तो ये 17.7%। भारत में 1971, 1981, 1991 तथा 2001 जनगणना वर्षों में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया कब? तो वो 1971 में किया गया। कितना था? तो 24.80% था। इसके बाद भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और वर्तमान वृद्धि से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है। तीसरा स्टेटमेंट है, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है और भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा में नीचे स्तर में है। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है 1, 2 और 3। भारत में चौथा स्टेटमेंट गलत क्या है? तो भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर में नहीं है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, सही है, और 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो अपरिवर्तित तो नहीं रहती है। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो निरंतर बढ़ा ही है, घटा नहीं है कभी। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख थे कौन? तो वो थे प्रणब मुखर्जी। और इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कथन कारण का एक प्रश्न दिया गया है। तो कथन दिया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है। और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो ये गलत है। ठीक है, ये सही है, आर गलत है। भारत के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय यानी 2011 की तथा क्षेत्र की दृष्टि से तृतीय स्थान किसका है? तो वो है महाराष्ट्र का। यूपी टॉप पर है, और जो पॉपुलेशन में अगर द्वितीय लेवल सेकंड लेवल की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चात जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है तो वो है महाराष्ट्र, ऊपर हमने देखा ही है। और राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। आप इन चारों का खैर हमने ऊपर डिस्कस भी किया है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही है। तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है, कहाँ कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में। 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पे है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु लिखा हुआ है, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तथा मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो वो है कर्नाटक की। और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, पुडुचेरी का उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम है। तो वो है पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम। इसको आप याद रखिएगा। 2001 से 11 के मध्य भारत के जिन राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई तो वो है नागालैंड। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर तो वो 1961 से लेकर 1971 तक रही, वो रही 24.80%। ठीक है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों यानी 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई, कहाँ की? तो वो नागालैंड की। और आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, कहाँ पे? तो वो रही बिहार में। और भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है तो हमने कहा 1921 रही। इस समय जो
जनसंख्या का रेट था वो घट गया था। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई कब? तो 1971 से 1981 के बीच में। ऊपर हमने परसेंटेज भी देखा है इसका। निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है यहाँ पे पूछा गया? तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये तो गलत है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नहीं पाया जाता है, पहला ये सही होगा आपका। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये भी सही है, 17 हमने ऊपर देखा है। और दादर एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाएगी, तो ये भी सही, यानी 1, 3, 4 सही है। दूसरा गलत था, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नहीं पाया जाता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर है कहाँ की? तो वो है बिहार की। भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा इंदौर में से साक्षरता सर्वाधिक है कहाँ की? तो वो जबलपुर की सर्वाधिक है। अब यहाँ पे बाल लिंगानुपात की बात की गई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 902, मध्य प्रदेश में 918, राजस्थान में 888 और बिहार में 935। भारत में बाल जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष तक का जो होता है उसको हम बाल जनसंख्या कहते हैं, का लिंगानुपात वर्ष 1961 से क्या है? निरंतर घट रहा है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? तो वो है 919। एसआरएस स्टैटिकल रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है कितनी, कहाँ की? तो वो बिहार की है, 3.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो वो है 59.29%। जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो 0 से 14 वर्ष तक का जो आयु समूह है वो आश्रित, और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित समूह। मैंने अभी ऊपर शायद 60 कहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक जो आश्रित समूह है, इनको हम कहते हैं आश्रित आबादी के रूप में। भारत के जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है, तो कहाँ पे? वो है मध्य प्रदेश में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है वह है गोवा, मणिपुर, क्रम से 11-11। इसके बाद इसमें भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, इसका सर्वाधिक रूप से स्वीकृत कारण है क्या? तो केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है, तो ये कारण है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है कहाँ पे? तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, और जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही हैं। इसके बाद भारत की गिनती जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 15 से 64 वर्ष की आयु जो जनसंख्या है वो यहाँ पे अधिक है, इसीलिए कहा जाता है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय होता है तो जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से होता है। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है क्या? तो वो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है पूछा गया है, हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। और तीसरा है 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई। और चौथा है जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। तो ये सही है, सी सही है और बी सही है। ये 17.5 है, 18.5 नहीं है। ठीक है। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पाया गया? तो वो हरियाणा में पाया गया। और 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो वो 14। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा, यानी 14 की वृद्धि हुई है यूपी में। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, तो वह है झारखंड का, वो है 949। भारत का कितना है? 948। धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई तथा मुसलमान का यौन अनुपात में अवरोही क्रम है, तो ईसाई, बौद्ध, जैन और मुस्लिम। इसके बाद 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है वह कौन है? वो सिख है।
भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है तो वो है दमन दीव 618। ये बिल्कुल फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है, तो वो उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो सर्वाधिक है, मतलब कहाँ पे है, तो केरल में है 1084। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जिस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है तो वो है केरल, कितना है 1084। 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में से उच्चतम लिंगानुपात तमिलनाडु का है, कितना है 996। और भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से एक में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, कहाँ पे, तो वो पुडुचेरी में 1037, केरल में 1084। बिल्कुल एकदम याद रखिए इसको। और भारत में लिंगानुपात टाइम टू टाइम देखते हैं कितना है, तो 1951 में 946 था, 1971 में 930 था, 1991 में 927 था और 2011 में 943 था। भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। जो इसका डेटा है वो हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब तथा हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, कहाँ का, तो वो केरल का। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86 और नागालैंड 119। भारत के राज्यों में सबसे कम घना आबाद राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 लोग हैं। भारत की भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई, तो 1991 से 2001 के बीच में कितनी, लगभग 12.60% और 2001 से 2011 के बीच में 8.20%। कथन कारण का एक प्रश्न दिया गया है, तो केरल में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है, सही है। केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, दोनों ही सही है, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हुआ। इसके बाद फिर कथन कारण का एक प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, सही है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य है, तो ये घना बसा राज्य कौन सा है, वो है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है, तो ये किसकी बात हो रही है, ये लिटरेसी की बात हो रही है। बिहार 61.8%, राजस्थान 66.1%, उत्तर प्रदेश 67.7% और मध्य प्रदेश जो है 69.3%। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 के आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं की संख्या में अधिक है, तो सभी चारों राज्यों में, ठीक है। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात घटता बढ़ता रहता है, यानी लिंगानुपात। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सही है, तो भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है, ये गलत है। और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, ये सही है। और भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल जो है वो प्रथम राज्य है, तो ये भी सही है। तो ये परिवार नियोजन का जो अंगीकार करने वाला ये दूसरा देश भारत नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य कितना था, पहले था 2045। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्ष्य कितने वर्ष रखा गया है, तो अब वो 2070 रखा गया, पहले 2045 था। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 तक। सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम है, तो वो केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दिए गए विकल्पों में वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, तो कौन है, तो वो चीन है, भारत है, अमेरिका है और इंडोनेशिया है। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 कितना है, तो वो है 14.2%। और भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है, तो वो है 4.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वो है 8.6%। और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है, कहाँ पे, तो पंजाब में 31.9%। और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ पे, तो वो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी का कोई जनजाति आबादी
नहीं रखी गई तो वो पंजाब। और भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या क्रमशः कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप है, मिजोरम में है ये। तो वहाँ का जो साक्षरता है वो 97.91%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष से ऊपर जो जनसंख्या है उसकी। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का अवरोही क्रम है। बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1% और झारखंड जो है वो 66.4%। इसके बाद जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 से 11 के दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो वो 20.2%। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना था, तो वो था 16.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है तो लगभग 17%। अगर फैक्ट डेटा की बात की जाए तो 16.51%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 64.6%। और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है कहाँ पे, केरल में 93%। इसके बाद जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो वो केरल में 94%, हिमाचल प्रदेश में 82.8%, तमिलनाडु में 80.1% और मणिपुर में 79.2%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम कहाँ का रहा, तो वो बिहार का रहा, 51.5%। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है कहाँ पे, तो लक्षद्वीप में 87.9%। और राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है कहाँ कहाँ पे, तो उच्चतम केरल में है और न्यूनतम बिहार में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है, तो वो है 2.4%। इसके बाद शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया कितना, तो वो 2.1%, यानी TFR की बात हो रही। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे कहा जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की स्थिरता। इसके बाद 2001 से 11 के दौरान भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई कहाँ, दादरा व नगर हवेली में। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश जो है ये 82.8%। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से 5 राज्य, केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%, त्रिपुरा 82.7% और नागालैंड 76.1%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है, तो वो है मेघालय। अक्टूबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितना है, तो वो लगभग 30/1000 है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो हर 1000 जीवित जन्मों में अपने पहले जन्मदिन या पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अक्टूबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 तक मृत्यु दर कितनी है, तो वो है 6%। और भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना शुरू की किसने, तो वो कर्नाटक ने। और भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में। तो भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है, वो है बिहार। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों, भारत 35 वर्ष की आयु से कम जनसंख्या कितनी है, तो वो है 65.6%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 48.53%। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माहे, पुदुचेरी में है 1184। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो 78.8%। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी, तो वो होगी 29 ईयर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का प्रतिशत कितना है, तो वो 29%। 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है कहाँ पे, तो वो उत्तर प्रदेश में। और भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं पश्चिम बंगाल डेल्टा,
दक्कन ट्रैप और तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक का पठार। ठीक है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए, किशोर विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है क्या? जनसंख्या इम्प्लोजन।